बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एसके लर्निंग और आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक अहम टॉपिक प्रोटीन। सो आइए चलते हैं अपने टॉपिक प्रोटीन की तरफ। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट और वाटर को हम कवर कर चुके हैं। सो प्रोटीन क्या चीज़ है? प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर विच परफॉर्म डिफाइनाइट फंक्शन। पॉलीमर का मतलब ये होता है कि अगर एक लंबी चेन बनती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलीमर। एक मोनोमर छोटे छोटे यूनिट्स मिलेंगे और एक लंबी चेन बनेगी तो उसको क्या नाम देते हैं? पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। लाजमन सी बात है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड मिलेंगे 5, 10, 15, 20, 50, 100 या 1000 और एक स्पेसिफिक चेन बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर। एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होंगे। पर्टिकुलर मैनर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम डिजिट्स देखें 0 से लेकर 10 तक तो हमारे पास बेसिकली 10 डिजिट्स हैं और ये 10 डिजिट्स पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं तो मल्टीपल्स मिलियंस जो है नंबर्स बना सकते हैं सिर्फ ये 10 डिजिट्स। जबकि अमाइनो एसिड्स हमारे पास टोटल 20 है तो पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है। विच परफॉर्म डिफाइनाइट फंक्शन, और ये बेसिकली क्या परफॉर्म करते हैं? डिफाइनाइट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। सो प्रोटीन है क्या? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, लंबी चेन बनाएंगे इन अ पर्टिकुलर मैनर। जाहिर सी बात है हर प्रोटीन की एक पर्टिकुलर मैनर होती है, हर प्रोटीन की एक पर्टिकुलर चेन होती है, ठीक है। जस्ट सपोज आप ये देख लें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक अमाइनो एसिड है ट्रायंगल की शेप में, एक अमाइनो एसिड है हमारे पास एक इस शेप में, एक अमाइनो एसिड है हमारे पास सर्कल शेप में और एक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कोन शेप में है, ठीक है, यूँ कोन शेप में, ओके। ना अब मैं फॉर एग्जांपल इसे प्रोटीन बनाता हूँ। फर्स्ट अगर फॉर एग्जांपल ट्रायंगल आ जाता है और ये मेरे पास स्क्वायर के साथ मिलता है और ये मेरे पास सर्कल के साथ मिलता है और ये मेरे पास एक कोन है, आखिर में तो ये एक प्रोटीन फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन प्रोटीन एक्स बन गया, ठीक है। एंड देन फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है और ट्राइंगल और स्क्वायर अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक नई किस्म की प्रोटीन बनेगी जिसको हम नाम देंगे जस्ट सपोज के वाई। और इस तरह से फॉर एग्जांपल सर्कल स्टार्टिंग में आता है और देन ट्रायंगल एंड देन हमारे पास स्क्वायर एंड देन हमारे पास कौन शेप, तो दैट बिकम्स जो है फॉर एग्जांपल डब्ल्यू। अब होता यह है कि अगर आप तीनों इन प्रोटीन्स को आप देखें तो यहाँ पर एक्स जो हमारे पास प्रोटीन है इसमें जो सीक्वेंस है सबसे पहले ट्रायंगल एंड देन स्क्वायर एंड देन हमारे पास सर्कल और देन हमारे पास कौन शेप। जबकि वाई प्रोटीन में हमारे पास ये सीक्वेंस चेंज है, अगरचे अमाइनो एसिड वही है लेकिन सिर्फ सीक्वेंस चेंज है। इस तरह से डब्ल्यू में हमारे पास मजीद सीक्वेंस चेंज है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है एंड देन वाई अगेन फिर एक स्पेसिफिक प्रोटीन है और फिर डब्ल्यू अगेन स्पेसिफिक प्रोटीन है। वजह क्या है कि ये स्पेसिफिक क्यों है? नंबर 1 ये कि एक तो हमारे पास जो इसकी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस हमारे पास क्या है? यूनिक है। और नंबर 2 जो इनका फंक्शन है, हर प्रोटीन का अपना फंक्शन होता है, ठीक है। सो फंक्शन यूनिक है, सीक्वेंस यूनिक है और फंक्शन यूनिक है, ठीक है। सीक्वेंस भी यूनिक है और फंक्शन भी यूनिक है। इसी वजह से ये जो प्रोटीन्स हैं वो स्पेसिफिक हैं। तो ये देखिए ये भी पॉलीमर है, बेसिकली 4 अमाइनो एसिड मिल रहे हैं। ये भी हमारे पास पॉलीमर है, 4 अमाइनो एसिड मिल रहे हैं। ये भी पॉलीमर है, 4 अमाइनो एसिड मिल रहे हैं। ये तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी अमाइनो एसिड मिल सकते हैं और लंबी चेन बन सकती है। सो पॉलीमर मिलकर मोनोमर मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीमर। और यहाँ इस सूरत में हमारे पास जो मोनोमर है वो बेसिकली क्या है? अमाइनो एसिड है। आगे चलते हैं। प्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास कहाँ मौजूद होते हैं? लिविंग थिंग में। कहाँ मौजूद होते हैं? लिविंग थिंग में जो मौजूद होते हैं वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द सेल विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटीज़। जितने भी हमारी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, बाहर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है? प्रोटीन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। ड्राई वेट का मतलब ये होता है कि देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है वो बेसिकली 2 पोर्शन पे बना होता है, दो कंपोनेंट्स है। नंबर 1 हमारे पास है वाटर, अगर हम बात करें, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास सॉलिड मास या ड्राई वेट, ठीक है। सो ड्राई वेट का मेजर जो पोर्शन है वो कौन बनाता है? वो प्रोटीन बनाता है। मेजर जो हमारे पास बॉडी या सेल के अंदर जो ड्राई वेट है वो कौन बनाता है? प्रोटीन। दे कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है कार्बन भी हैं, हाइड्रोजन भी है एंड देन नाइट्रोजन भी है एंड देन ऑक्सीजन भी है। सम टाइम इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है? सल्फ़र भी मौजूद होता है, ठीक है। सल्फ़र भी मौजूद हो सकता है इसमें। एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि चूँकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर, इसलिए इन कंपाउंड्स को क्या नाम देते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजन मौजूद होता है, या आप यूँ कह लें कि मेजर कंपोनेंट जो है उसमें नाइट्रोजन एलिमेंट का होता है, उनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर अगर हम दोबारा रिपीट करें तो कार्बन भी हो सकता है, एंड देन हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है। ये चार तो होते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है। ठीक है, और इसी वजह से कि चूँकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द टिश्यू। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द टिश्यू, बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्या मतलब होगा? देखें, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बेसिकली दो अहम काम कर रहे होते हैं। नंबर वन कि ये हमारी बॉडी का या हमारे सेल का या हमारे टिश्यू का स्ट्रक्चर भी बनाता है, और दूसरी बात ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली फंक्शन भी कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हैं, और काम भी कर रहे होते हैं, फंक्शन भी कर रहे होते हैं। मैनी पार्ट्स ऑफ हेयर्स, नेल्स एंड फीदर्स आर प्रोटीन। हमारी बॉडी के जो हेयर्स हैं, नेल्स हैं और फीदर्स यानी परिंदों के जो पर हैं, ये बेसिकली क्या है? ये प्रोटीन्स कहलाते हैं। मीट, फिश और मिल्क और पल्सेस वगैरह ये जो है इसके मेजर सोर्सेज हैं, यहाँ से हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स यानी वेजिटेबल से। सो अब हमारे पास है अमाइनो एसिड इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू। अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास सेल की बात करें, तो ये सेल बेसिकली किससे बना होता है? हम ये कह सकते हैं, अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स का बना, प्रोटीन्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम प्रोटीन्स इमेजिन करते हैं कि प्रोटीन से ये सेल बना हुआ है। जबकि ये प्रोटीन्स जो हैं ये किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। और ये बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। और ये अमाइनो एसिड किसके बने होते हैं? अभी हमने बात की कि इसके अंदर हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, और बेसिकली जो इसका जर्नल स्ट्रक्चर है वो आगे हम ड्रॉ भी करेंगे। इसके साथ एक हमारे पास सी है, इसके साथ एक हमारे पास आर अटैच होता है रेडिकल, और एक जो है कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है किसका? अमाइनो एसिड्स का। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, फिर क्या बनेंगे? प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? सेल। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अगेन आ गई है। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब ये होता है बड़े मॉलिक्यूल्स, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली दो किस्म के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एक हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब होता है स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, और एक हमारे पास कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, लार्ज मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिलते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है बहुत ज़्यादा होता है। सो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर का मतलब होता है मोनोमर। बहुत सारे छोटे यूनिट्स मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 और इस तरह से 4, 5। ये जब मिलेंगे तो ये बेसिकली क्या बनाएंगे? ये मिलेंगे और ये बनाएंगे हमारे पास बॉन्ड, और बॉन्ड बनाकर एक लंबी चेन बनाएंगे। इसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलीमर। अब अमाइनो एसिड यानी अमाइनो एसिड मिलेंगे और एक लंबी चेन बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल्स या प्रोटीन भी कह सकते हैं। अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स एंड लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड लिंकेज। अभी जो हमने बात की थी कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है, अभी जो हमने ड्रॉ किया था ग्रीन कलर से, ये बॉन्ड बेसिकली कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अगर ये अमाइनो एसिड के दरमियान है, चूँकि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान एक लिंकेज और एक बॉन्ड बना होता है, तो उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। देयर आर 20 बेसिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की जो बेसिक तादाद है वो बेसिकली कितने हैं? 20 बेसिक अमाइनो एसिड होता है हमारी बॉडी में, या लिविंग थिंग्स की बॉडी में 20 अहम अमाइनो एसिड होते हैं। अब वो अहम होते हैं सारे, लेकिन 20 ही होते हैं, इनकी तादाद 20 होती है। सो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन वायरसेस टू ह्यूमन बींग्स। वायरसेस से लेकर, ठीक है, वायरस से लेकर ह्यूमन बींग तक ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंपोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड खुद किस चीज़ का बना है, से पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एक हमारे पास इसमें अमाइनो ग्रुप है। हमने जो इसकी जो जर्नल फार्मूला था, स्ट्रक्चर फार्मूला था, वो ड्रॉ किया था। एक अमाइनो ग्रुप यानी NH2 मौजूद होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होता है COOH, और ये दोनों अटैच होते हैं किसके साथ? अल्फा कार्बन के साथ। एक कार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, जिसके साथ ये दोनों ग्रुप अटैच होते हैं, उस कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन। सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। अच्छा, अब जो अमाइनो ग्रुप है ये बेसिकली वर्क करता है एज अ बेस, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वर्क करता है एज एन एसिड। ठीक है, सो
अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेसिकली जो एक अमाइनो एसिड है उसके अंदर दो मेजर ग्रुप्स होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप NH2 और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप मौजूद होता है। अमाइनो ग्रुप बिहेव करता है एज अ बेस और कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव करता है या एक्ट करता है एज एन एसिड, और ये दोनों अटैच होते हैं किसके साथ? अल्फा कार्बन के साथ। द जनरल स्ट्रक्चर एम्पिरिकल फार्मूला अमाइनो एसिड, कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास है ये बेसिकली अगले स्लाइड में मैं शो करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20 हैव सेम फार्मूला एक्सेप्ट आर। अभी हमने बात की थी कि जो आर अटैच होता है वो भी हम अगली स्लाइड में बताएंगे कि आर कहाँ पर अटैच होता है। सिर्फ आर के ऊपर जो है डिपेंड करता है, बाकी तकरीबन स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड्स का, तमाम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, डिपेंड करता है कि उसके साथ आर कौन सा अटैच होता है। ठीक है, और ये आर कहलाता है रेडिकल ग्रुप, जिसमें हमारे पास C2H3 हो सकता है, C2 हम ये कह सकते हैं CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3 और H7 हो सकता है। इसके साथ मज़ीद और लंबी चेनें हो सकती हैं जो कि हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विच इज़ वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है कि बेसिकली सिर्फ आर ही डिफरेंट होता है। द टाइप ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ आर इज शोन इन द फॉलोइंग सिंपल अमाइनो एसिड। अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड के जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है। ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली हमारे पास ये जो कार्बन है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, इसके साथ डायरेक्टली अटैच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH जो कि एक्ट करता है एसिड के तौर पर। ठीक है, अब एसिड क्या चीज़ है? कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या डोनेट कर सकता है, क्या रिलीज करेगा? H पॉजिटिव आयन। जबकि हमारे पास ये ग्रुप ये जो ग्रुप है ये हमारे पास है डायरेक्टली, ये भी अटैच होता है अमाइनो ग्रुप और ये काम करता है एज बेस के तौर पर काम करता है। जबकि ये एक साइड चेन रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, और ये रेडिकल ही मुख्तलिफ अमाइनो एसिड में मुख्तलिफ होता है, और ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर इसके साथ अटैच होता है हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली जनरल स्ट्रक्चर है किसका? अमाइनो एसिड्स का। क्या अटैच हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हैं, यहाँ क्या अटैच हैं? बेस हमारे पास के तौर पर अमाइनो ग्रुप अटैच हैं, जबकि यहाँ पर रेडिकल के तौर पर साइड एक चेन यानी कार्बन की एक चेन अटैच है जो कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट अमाइनो एसिड में ये आर चेन यानी साइड चेन डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड भी चेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं कि किस तरह फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है। पेप्टाइड लिंकेज सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है। अभी हमने बात की थी कि एक अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक बॉन्ड बनाता है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ और ये बॉन्ड बनाता है तीसरे अमाइनो एसिड के साथ। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड है जो एक अमाइनो एसिड के दरमियान और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान मौजूद होता है ये कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज। ये क्या कहलाता है? पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पेप्टाइड लिंकेज। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड को अटैच करने के लिए जो बॉन्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, आगे द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय लिंकिंग अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ अनदर अमाइनो एसिड बाय रिलीजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन बिलो। देखिए होता ये है कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप जबकि दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों अटैच होंगे। ठीक है, अमाइनो के साथ अटैच नहीं होगा, अमाइनो कार्बोक्सिलिक के साथ अटैच नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ अमाइनो ग्रुप अटैच होगा किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ। ठीक है, और फिर अगेन किसके साथ अटैच होगा? अमाइनो के साथ। ठीक है, सो फिर ये आगे क्या अटैच होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी देखें अगर हम तो अमाइनो के साथ क्या अटैच है? बेसिकली अमाइनो के साथ अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है अमाइनो, फिर अमाइनो के साथ अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अमाइनो जो है अगर हम यहाँ शो करें अमाइनो अटैच हो अमाइनो के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। सो अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ अटैच होगा? अमाइनो के साथ। और बेसिकली इसमें जब अटैचमेंट होती है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है। यहाँ देखिए बेसिकली ये जो पूरा एक ग्रुप है इसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। ठीक है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ये अमाइनो ग्रुप है और ये पूरा ग्रुप हमारे पास क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक यानी COOH ग्रुप है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये जो H है बेसिकली ये यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ से क्या रिमूव होगा? OH रिमूव होगा और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिल जाएगा? वाटर। ठीक है, ये वाटर बेसिकली यहाँ से रिलीज़ हुआ है एक अमाइनो ग्रुप के। ठीक है, एक अमाइनो ग्रुप का H और दूसरे अमाइनो ग्रुप का OH मिलके क्या बनाएगा? वाटर। और यहाँ पर बनेगा बॉन्ड किसके दरमियान? अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बॉन्ड को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये कब बनता है? जब एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड का OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, वाटर बनेगा एज अ बाई प्रोडक्ट
और ये दोनों जो अमाइनो एसिड है ये अटैच हो जाएंगे और एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और इसको हम कहते हैं डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, क्योंकि दो जो कि डाईपेप्टाइड, या तो देखो डाईपेप्टाइड ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास दो पेप्टाइड्स हों, ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि दो अमाइनो एसिड्स हों, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है डाईपेप्टाइड्स एन अमाइनो ग्रुप एट वन एंड एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट द अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। बेसिकली एक तरफ अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा और एक तरफ क्या मौजूद होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि दो अमाइनो मिलेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड साइडों पे चले जाएंगे, या फिर दो कार्बोक्सिलिक एसिड सेंटर में मिलेंगे और अमाइनो ग्रुप बाहर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। In this way, both reactive parts are again available for further peptide linkage to produce tri। यानी इसी तरह से जैसे हमने बात की थी कि अमाइनो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अमाइनो, अमाइनो कार्बोक्सिलिक, फिर कार्बोक्सिलिक अमाइनो के साथ ये कहानी चलती रहेगी। सो क्या बनेगा, ट्राई पेप्टाइड भी बन सकता है, टेट्रापेप्टाइड भी बन सकता है, पेंटापेप्टाइड भी बन सकता है, एंड लीडिंग टू पॉलीपेप्टाइड, जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड चेन्स हो, पेप्टाइड बॉन्ड सॉरी, जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हों उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड, या जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। The polypeptide chain can be broken by breaking peptide bonds by the process of hydrolysis with the help of hydrolytic enzyme। बेसिकली यहाँ पर देखिए कि एक और प्रोसेस दिया हुआ है, इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट में कवर किया था। अगर हम ऐड करते हैं वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल बेसिकली हम यूँ शो कर सकते हैं HOH, ये वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा H पॉजिटिव आयन में और प्लस OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। ये करेगा ये कि ये एक अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो ये अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड बेसिकली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और अमाइनो एसिड बेसिकली क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। हुआ क्या बेसिकली, हाइड्रोलाइसिस, वाटर टूटा है, ये जो वाटर था बेसिकली ये टूट गया दो हिस्सों में, एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव में, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। और ये सिर्फ वाटर ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि इस वाटर ने आगे ये जो पेप्टाइड लिंकेज थी, वो पेप्टाइड जो बॉन्ड था वो भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। इसके लिए खास एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करता है, उन एंजाइम को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। The protein chain can be broken into small chain of more than 10 amino acids called peptones। अगर हम एक प्रोटीन चेन को 10 अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर दें, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पेप्टोन। अमाइनो एसिड चेन को अगर हम ब्रेक कर देते हैं और 10 अमाइनो एसिड की चेन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टोन। दिस पेप्टोन कैन बी हाइड्रोलाइज फर्दर इंटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टाइड्स। अगर पेप्टोन को मजीद हम ब्रेक करें और फ्यू अमाइनो एसिड, कुछ अमाइनो एसिड की चेन बनाएं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड्स, ठीक है। पेप्टाइड्स विच का फर्दर हाइड्रोलाइसिस इंटू अमाइनो एसिड। और ये पेप्टाइड को मजीद हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, अमाइनो एसिड में। हमने कहा था कि अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, पेप्टाइड्स मिलेंगे, पेप्टोन्स मिलेंगे, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन्स। आप पेप्टोन्स को भी ये कह सकते हैं कि ये भी प्रोटीन है, क्योंकि अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन हो सकती है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि शॉर्टर चेन या स्मॉलर चेन क्या कहलाएंगे, पेप्टोन्स, और जो लॉन्गर चेन है वो क्या कहलाएंगे, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स। सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अभी हमने बात की थी कि मुख्तलिफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिपेंड करती है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी। वही अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज करेंगे, एक नई प्रोटीन बनेगी। एफ सेंगर एक साइंटिस्ट है, इसने डिस्कवर किया, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। बेसिकली कि सीक्वेंस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंस रखती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। यानी 20 अमाइनो एसिड है टोटली, और यही 20 अमाइनो एसिड मिलेंगे और क्या बनाएंगे, हज़ारों प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है। वजह यह है कि ये अपनी सिर्फ सीक्वेंस को आगे पीछे करते हैं। अमाइनो एसिड नंबर 5 चला जाएगा अमाइनो एसिड नंबर 10 पर, तो एक सीक्वेंस चेंज हो जाएगी जिससे एक नई प्रोटीन बनेगी, ठीक है। ये फाउंड दैट इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स इन 2 चेन्स। उन्होंने बेसिकली सबसे पहले इंसुलिन की बात की थी। इंसुलिन हमारे पास बॉडी में क्या करता है, इंसुलिन करता है कि शुगर मॉलिक्यूल को हमारे पास कंज्यूम कराता है, शुगर को ट्रांसफ़र कराता है। बात हमारी है, ये बेसिकली 51 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। बेसिकली 2 चेन्स की सूरत में ये मौजूद होती है, ठीक है। one has होना चाहिए, one has 21 अमाइनो एसिड एंड अदर हैज़ 30 अमाइनो एसिड। उन्होंने जो किया था कि भाई एक अमाइनो एसिड
21 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा हमारे पास कितने पर मुश्तमिल है 30 पर, और ओवरऑल जो चेन है वो कितने पर मुश्तमिल है 51 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है इंसुलिन की, ठीक है। और ये जो दोनों चेन हैं, ये दोनों चेन चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ चेन नंबर 1 और यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ चेन नंबर 2। इन दोनों चेन के दरमियान बॉन्ड जो मौजूद होता है वो हमारे पास कहलाता है डाई सल्फाइड। डाई का मतलब 2 सल्फाइड चेन होते हैं, ठीक है, 2 सल्फाइड चेन, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, डाई सल्फाइड चेन हमारे पास कहलाता है, या डाई सल्फाइड बॉन्ड कहलाता है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, डाई सल्फाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर 2 सल्फाइड चेन मौजूद होते हैं, ठीक है। सेम इज़ फाउंड इन हेमोग्लोबिन विच इज़ कम्पोज ऑफ 4 चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करें, हेमोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। 2 अल्फा चेन कितनी चेन होती है, 2 अल्फा एंड हमारे पास क्या होती है, 2 बीटा मौजूद होती है, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं, अल्फा चेन हैज़ 141 अमीनो एसिड। अल्फा चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं, 141। अब देखें कि यहाँ पर 21 अमीनो एसिड होते थे और दूसरे में कितने थे, 30, सिर्फ 51 अमीनो एसिड है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक चेन में 141 अमीनो एसिड है, व्हाइल ईच बीटा चेन कंटेन 146 अमीनो एसिड। अब अंदाज़ा कीजिएगा कि अगर हम ये बात करें कि 141 एंड देन 141, तो ये हमारे पास हो गए 282, और अगर हम यहाँ बात करें 146 पर 146, तो यहाँ 12, 9 एंड 2, और फिर हम ये ऐड करते हैं तो टोटल कितने अमीनो एसिड हो जाएंगे, 4। ये हमारे पास 17 एंड 574 अमीनो एसिड, सिर्फ एक हीमोग्लोबिन 574 अमीनो एसिड सिर्फ एक हीमोग्लोबिन चेन में मौजूद होते हैं। तो इससे भी बड़ी जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है। यहाँ ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 10,000, हमारी बॉडी के अंदर 10,000 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म की प्रोटीन मौजूद हो सकती है, ठीक है। दीज प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमीनो एसिड। बेसिकली सिर्फ 20 अमीनो एसिड मिलेंगे, और ये 10,000 से ज़्यादा, सिर्फ अगर इंसानी जिस्म की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा, मोर देन 10,000, ठीक है, मोर देन 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं यही 20 अमीनो एसिड्स। इफ़ द सीक्वेंस अमीनो एसिड विल चेंज द प्रोटीन फेल्स टू कैरी इट्स नॉर्मल फंक्शन। बेसिकली होता ये है कि अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाए, ये सीक्वेंस अल्टर हो जाए, तो प्रोटीन जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा होता है। इसके एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर आरबीसी जो होते हैं उसकी शेप बिल्कुल चांद जैसे हो जाती है, ठीक है, चांद जैसे हो जाती है। अगर हम दिखा भी देंगे कि वो सीक्वेंस कहाँ पर चेंज हो जाती है, तो ये नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा था, इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। होता ये है ड्यू टू चेंज इन 1 अमीनो एसिड आउट ऑफ 574 अमीनो एसिड। अभी हमने बात की थी हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड होते थे, सिर्फ एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए तो वो जो प्रोटीन है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। इसके एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है। होता क्या है, ज़रा आगे देखें, ओनली ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय विलाइन एट 6th पोजीशन। ग्लूटामिक एसिड जो है ये एक अमीनो एसिड है और विलाइन भी एक अमीनो एसिड है। ये होता ये है कि कार्बन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, विलाइन आ जाएगा कार्बन नंबर 6 पर। कार्बन नंबर 6 में जो पोजीशन नंबर 6 पे जो ग्लूटामिक एसिड मौजूद है वहाँ पर क्या आ जाएगा, विलाइन आ जाएगा। ड्यू टू दिस लिटिल चेंज द हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन विच लेड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। तो अभी हमने बात की थी कि हीमोग्लोबिन कहाँ मौजूद होता है, आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। लेकिन अगर ये पोजीशन चेंज हो जाए तो ये चेन एबनॉर्मल हो जाएगी, और एबनॉर्मल हो जाएगी तो सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो कैरी नहीं कर पाएगा। बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है पर्सन की, ठीक है। सो यहाँ पर वो जो अभी हम बात कर रहे थे सिकल सेल यानी मून शेप जो है आरबीसीज बन जाएंगी, ठीक है, जिनकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। बेसिकली नॉर्मल चेन है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये ग्लूटामिक एसिड है, अमीनो एसिड नंबर 6, 1 2 3 4 5, और ये देखें 6 हैं। यहाँ पर जो ग्लूटामिक एसिड मौजूद था ये नॉर्मल चेन है, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, विलाइन आ जाएगा। इसको हम कहते हैं म्यूटेंट। म्यूटेंट का मतलब चेंज आ जाना, म्यूटेंट का मतलब नॉर्मल से एबनॉर्मल बन जाना, ठीक है। ये डिटेल टॉपिक है आगे, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर के वाले से कवर नहीं करेंगे। सो ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा विलाइन, या विलाइन रिप्लेस कर देगा ग्लूटामिक एसिड को। इसी वजह से होगा ये कि जी हमारे पास जो नॉर्मल आरबीसीज हैं जो सफिशिएंट ऑक्सीजन को कैरी करते हैं वो हमारे पास सिकल रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है। प्रोटीन कैन बी डिवाइडेड इन मेनी वेज, कई तरीक़ों से हम डिवाइड कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं इनको, और फंक्शन के हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटीन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, शेप के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम पहले फर्स्ट ईयर की बुक देखें तो वहाँ पर बेसिकली हमारे पास प्रोटीन को स्ट्रक्चर शेप के हिसाब से नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 हमारे पास होता था सेकेंडरी, ठीक है, और नंबर 3 हमारे पास टर्शरी, ठीक है, TERTI और टर्शरी, और नंबर 4 हमारे पास था क्वाटरनरी, ठीक है। जो ये हमारे पास बेसिकली चेन्स होती थी प्रोटीन्स की, ठीक है, 4 मेजर जो है टाइप्स होती थी प्रोटीन्स की। लेकिन अब जो हमारे पास है वो इस बुक में शामिल नहीं, इसलिए हम कवर नहीं करेंगे, आपके पेपर में भी ये कवर नहीं होंगे। लेकिन अब जो बुक में शामिल है वो शेप के लिहाज से बेसिकली प्रोटीन की कितनी टाइप्स दी हुई हैं, नंबर 1 फिब्रस प्रोटीन और नंबर 2 हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन। आगे हम पढ़ते हैं कि फिब्रस प्रोटीन क्या है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है, ठीक है। एंड में हमने प्रोटीन को स्ट्रक्चर के हिसाब से एंड फंक्शन के हिसाब से मज़ीद डिवाइड किया हुआ है, उनकी लिस्ट मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम आपको शो करके देंगे। सो नंबर 1 हमारे पास है फिब्रस प्रोटीन। ये हमारे पास बेसिकली फाइबर, फिब्रस का मतलब फाइबर से निकला है, तो ये लॉन्ग जो हमारे पास फिब्रस प्रोटीन, लॉन्ग फाइबर्स मौजूद, दीज आर लॉन्ग फिब्रस ऑफ प्रोटीन, लॉन्ग फाइबर्स होने चाहिए वैसे, लॉन्ग फाइबर्स, ठीक है। फाइबर लंबूतरे, स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक, ठीक है, रस्सी की तरह लंबे फाइबर्स मौजूद होते हैं जिसको कहते हैं फिब्रस। द सेकेंडरी प्रोटीन स्पायरल चेन intertwine with each other, they are consist of more polypeptide chain in the form of fibrils। बेसिकली होगा ये कि ये जो लॉन्ग फाइबर्स हैं ये इंटरवीन करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। बेसिकली अगर मैं यहाँ शो करूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चेन ये है, ठीक है, एक चेन, और इसी तरह से एक चेन और आ जाएगी यूँ, ठीक है, इंटरवीन भी कर सकती है, यानी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस भी हो सकती है, तो ये हमारे पास एक चेन बन जाएगी। इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं एक और बनाता हूँ इसी के साथ, ठीक है, तो ये एक लॉन्ग फाइबर्स बनेगी जो कि इंटरवीन भी कर रही हैं और एक फाइबर बना रही है, तो ये हमारे पास कहलाती है फिब्रस प्रोटीन्स। तो ये बेसिकली क्या कहलाती हैं, जब ये इंटरवीन करेंगी और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगी तो उसको हम फिब्रिल्स भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, फिब्रिल्स भी नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दिस प्रोटीन्स आर इंसोल्यूबल इन वाटर, ये इंसोल्यूबल इन वाटर होता है, वाटर में इंसोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, नॉन क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन नहीं बना सकते, एंड इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिक है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर प्रोटीन की जो शेप है वो लॉन्ग फाइबर्स की सूरत में है प्रोटीन, तो ये कहलाता है फिब्रस प्रोटीन। क्या कहलाता है, फिब्रस प्रोटीन, ठीक है। और ये एक लंबी चेन बनाता है इन द फॉर्म ऑफ फिब्रल, जिसको हम कहते हैं फिब्रल्स भी कह सकते हैं। दीज प्रोटीन्स आर इंसोल्यूबल, इंसोल्यूबल है वाटर में, नॉन क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन नहीं है, यानी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है कि कोई ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप हो, तो कोई ज्योमेट्रिकल शेप इनकी नहीं होती। एंड इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक है, अपनी पोजीशन पर वापस आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिफॉर्म करें और फोर्स हटाएं तो वापस अपनी पोजीशन पर आएंगे। दे स्ट्रक्चर लोड इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल सिल्क स्पाइडर वेब, ये बेसिकली स्ट्रक्चर लोड परफॉर्म करता है, ये स्ट्रक्चर बनाता है। अगर हम सिल्क की बात करें तो ये कहाँ पर मौजूद होता है, स्पाइडर वेब में, जो मुकड़ी है जो जाला बनाती है उसको हम कहते हैं सिल्क। मायोसिन कहाँ पर मौजूद होता है, मसल्स में, ठीक है। फाइबर्स एंड क्लोथिंग, केराटीन, ठीक है, फाइबर्स एंड क्लोथिंग में मौजूद होता है। केराटीन ऑफ द नेल्स एंड हेयर्स, हमारे पास केराटीन भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कहाँ मौजूद होता है, नेल्स एंड हेयर्स में मौजूद होता है। मायोसिन मसल्स में, फाइबर्स में, क्लोथिंग में मौजूद होता है। और सिल्क जो है स्पाइडर वेब में मौजूद है। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक फिब्रस और ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर हम आगे भी कवर करेंगे। बेसिकली ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, ओके। और यहाँ पर हमारे पास ये फिब्रस देखें, आपको लग रहा होगा एक लॉन्ग लंबूतरे, बेसिकली ये एक फाइबर है और ये पूरी स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये फिब्रिल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, फिब्रिल्स कहलाती है। पॉलीपेप्टाइड, एक देखें ये एक है और फिर इस तरह से ये फिर दूसरा मिलता है, फिर दूसरा तीसरा मिलता है, एक लंबी चेन बनती है और फिर आपस में मज़ीद आगे जाकर लंबी चेनें बन जाती हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है फिब्रस प्रोटीन। जबकि ये हमारे पास है 3 डायमेंशन, क्या कहलाता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन को आगे हम डिफाइन कर रहे हैं कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या चीज़ है। दिस आर स्फेरिकल आर एलिप्सॉइडल ड्यू टू 3 डायमेंशन फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। बेसिकली 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है इनकी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये स्फेरिकल है या एलिप्सॉइडल, एलिप्सॉइडल भी स्फेरिकल को ही बोलते हैं। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, मतलब हर तरफ से हमें नज़र आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गोल गोल बन रहा होता है, तो इसलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा होता है। सेकेंड यानी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा प्राइमरी स्ट्रक्चर, तीसरा प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो क्या बनाएगा, बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि 3 डायमेंशनल होता है। मैं अगर यहाँ फॉर एग्जांपल ड्रॉ करूँ, ये एक कॉइल है फॉर एग्जांपल नंबर 1, और ये मैं आप शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास नंबर 2,
और ये मैं शो कर रहा हूँ ये मेरे पास नंबर 3, और ये मैं शो कर रहा हूँ ये मेरे पास नंबर 4। सो अब अगर मैं ये सारे मिला के एक साथ ही शो कर दूँ, ठीक है, एक साथ कर दूँ और बिल्कुल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बना दूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास जो है 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये 3D स्ट्रक्चर बनेगा जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दीज आर आइदर टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बेसिकली ये टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट चेन है प्राइमरी, और अगर ये थोड़ा सा कॉइल्ड बन रहा है तो ये मेरे पास सेकेंडरी। अब ये कॉइल्ड अगर मज़ीद कॉइल्ड बन रहा है, ठीक है, तो ये कहलाता है टर्शरी। अब एक कॉइल और अमीनो एसिड बना देता है तो ये हमारे पास कहलाता है बेसिकली, ये हमारे पास कहलाता है क्वाटरनरी। क्या कहलाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मिल गए, ठीक है, ये टर्शरी मुख्तलिफ टर्शरी स्ट्रक्चर मिलेंगे तो ये क्या कहलाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली टर्शरी भी हो सकता है और ये बेसिकली क्या हो सकता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। दे आर इंसोल्यूबल इन सॉल्ट्स, ये बेसिकली सॉल्ट्स में इंसोल्यूबल है। एसिड्स आर बेस, एसिड बेस में भी हमारे पास कंटेनिंग एक्वस मीडियम आर अल्कोहल, एक्वस मीडियम आर अल्कोहल में ऐसे सॉल्ट्स या एसिड या बेस जहाँ पर हमारे पास एक्वस मीडियम हो या अल्कोहल हो तो वहाँ पर ये सोल्यूबल होते हैं। ये कहाँ पर सोल्यूबल होते हैं, एक्वस मीडियम में या फिर अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, इनकी ख़ास ज्योमेट्री बना सकते हैं। इससे पहले वाले जो थे उनकी हम ख़ास ज्योमेट्री नहीं बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दीज प्रोटीन्स, हमारे पास वर्क्स एज एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन। बेसिकली ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। एंजाइम हमारे पास प्रोटीनेशियस यानी कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट को हम क्या नाम देते हैं, एंजाइम्स। एंटीबॉडीज़ वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारी बॉडी को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हार्मोन्स हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, इनको हम आगे यहाँ शो कर सकते हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, सॉरी, केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है कौन, जो है हार्मोन्स। हीमोग्लोबिन हमें बात कर चुके हैं, ये भी प्रोटीन है जो कि आरबीसीज के अंदर मौजूद होता है और किसको कैरी करता है, ये ऑक्सीजन को बेसिकली कैरी करता है। यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है जो कि बहुत सारी लिस्ट मौजूद है, यहाँ थोड़ी सी हमें समझने की ज़रूरत है, बाकी इतनी लंबी लिस्ट रटा नहीं लगाया जा सकता। सो समझिए कि कुछ मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली हमारे पास जो है प्रोटीन है और प्रोटीन की वो लिस्ट है जो कि फंक्शनल प्रोटीन है। यहाँ पर आई थिंक हेडिंग मिस हो गई है, तो ये फंक्शनल प्रोटीन की जो है बेसिकली लिस्ट है, ठीक है। ये फंक्शन एक्टिन है, कहाँ मौजूद है, मसल्स में, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है, कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू, टेंसाइल स्ट्रेंथ कर सकता है, कैसीन मिल्क में मौजूद है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोथ, ग्रोविंग एम्ब्रियोज एंड बेबीज़। तो ये पूरी एक लिस्ट मौजूद है, जहाँ तक आप समझ सकते हैं इनको समझ सकते हैं, याद करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसे हम फंक्शन प्रोटीन के निकाल सकते हैं कि क्या क्या कर सकता है। प्रोटेक्ट हमारे पास बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन को भी कैरी करता है प्रोटीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के तौर पर अगर हम बात करें, इंसुलिन हमारे पास एक रेगुलेट शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, सवाल आ भी सकता है इसका अलग से, सो मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एग्जांपल्स एंड फंक्शन बेसिकली इसके हैं। और ये हमारे पास है बेसिकली लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड एग्जांपल एंड फंक्शन। यहाँ कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैं जो कि एंजाइम्स हैं, माइलेज हैं, आई थिंक बेसिकली जो हैं यहाँ पर मेरे ख्याल में ये फंक्शनल होने चाहिए और वो स्ट्रक्चरल होने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शनल हैं और वो स्ट्रक्चरल हैं, हेडिंग वाले डली हुई एंजाइम्स हैं। एंजाइम की सूरत में हमारे पास माइलेज हैं जो कि क्या करता है, डाइजेशन करता है। ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, एल्ब्यूमिन है, लिपोप्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ हमारे फैटी एसिड को करता है, कुछ लिपिड्स को करते हैं। सो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट अच्छा है। कॉन्ट्रेक्टाइल हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन है, ये मसल मूवमेंट में मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन में एंटीबॉडीज़ हैं और एंटीबॉडी के तौर पर काम करते हैं, ठीक है।